अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया है, नतांज, फोर्डो और इस्फहान। इन तीनों साइट्स पर अमेरिका ने हमला किया। इनका मेन टारगेट था फोर्डो, क्योंकि ये ईरान की सबसे सीक्रेट न्यूक्लियर साइट है। ये एक पहाड़ी के नीचे बनी हुई है और इसे तोड़ना बहुत मुश्किल काम था। अमेरिका ने यहाँ अपने खास बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया, जो ज़मीन के अंदर गहरे तक जाकर फटते हैं। आशंका थी कि न्यूक्लियर बम बनाने का मेन काम यहीं से चल रहा था, क्योंकि फोर्डो में IR-6 जैसे एडवांस्ड सेंट्रीफ्यूज लगाए गए थे, जो यूरेनियम को बहुत तेज़ी से बम बनाने लायक बना सकते थे। अमेरिका की मदद के बिना इजराइल इस न्यूक्लियर साइट को खास नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इसके अलावा तेहरान से लगभग 220 किलोमीटर साउथ ईस्ट के नतांज में ईरान का मेन यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम का ठिकाना था। इसे भी अमेरिका ने निशाना बनाया है। अमेरिका से पहले इजराइल भी यहाँ हमला कर चुका था और कुछ खास नुकसान वो पहुंचा नहीं सका था। कहा जा रहा था कि इस जगह पर ईरान ने यूरेनियम को 60% तक इनरिच कर लिया है और हथियार बनाने के काफ़ी करीब पहुंच चुका था। इसी तरह तेहरान से लगभग 350 किलोमीटर साउथ ईस्ट में ही इस्फहान है, जहां पर 3 चीनी रिसर्च रिएक्टर और 1 यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी भी शामिल है। यहाँ पर नेचुरल यूरेनियम को गैस में बदला जाता था ताकि उसे न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल करने लायक बनाया जा सके। फिर इसे गैस को न्यूक्लियर प्लांट में बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता था। लेकिन अब अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने ईरान के इन तीनों अहम न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर दिया है। हालांकि नुकसान कितना हुआ है, ईरान की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है। रिपोर्ट्स हैं कि सबसे बड़ा नुकसान फोर्डो साइट पर हुआ है, जबकि इस फैसिलिटी को छुपाने के लिए और इसे सेफ रखने के लिए ईरान ने कई सारे जतन किए थे। जैसे इसे पहाड़ के नीचे बनाया गया था, यहाँ पर एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज लगाई गई थी, जिनका काम था रडार से दुश्मन के एयरक्राफ्ट या फिर मिसाइलों को ढूंढना और उनको तबाह करना। इसके अलावा इस फैसिलिटी को हवाई जहाज़ों को झेलने के लिए भी बनाया गया था, लेकिन अमेरिका ने इसे तबाह करने के लिए बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया है। अमेरिका के पास GBU-57 बम है, जो 13,600 किलोग्राम का होता है और सटीक निशाने पर जाकर बंकरों या सुरंगों पर हमला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हालांकि ट्रंप ने बताया कि B-2 स्टील्थ बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया इस ऑपरेशन में, लेकिन ये नहीं बताया कि किस तरह के बम गिराए गए। अगर GBU-57 बम का इस्तेमाल हुआ है तो ये ईरान के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत पावरफुल वॉरहेड होता है जो ज़मीन के लगभग 61 मीटर नीचे तक पहुँच सकता है और फिर फट जाता है। इन बमों को एक के बाद एक गिराया जाता है, जिससे हर बार धमाके के साथ वे काफ़ी गहराई तक पहुंच जाते हैं। संभावना है कि अगर GBU-57 का इस्तेमाल इस साइट पर किया गया है तो रेडिएशन भी आसपास के इलाकों में फैल सकता है, जिससे ईरान के लिए और मुश्किल हो सकती है। ईरान का सिस्टम भी अमेरिकी B-2 बॉम्बर को पकड़ने में नाकाम रहा है। इसकी कई सारी वजहें हो सकती हैं, जैसे कि एक तो यही है कि B-2 बॉम्बर को रडार में नहीं दिखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका शेप और कोटिंग रडार वेव्स को एब्जॉर्व कर लेता है, जिससे रडार पर या तो बिल्कुल नहीं दिखता है या फिर बहुत धुंधला दिखता है। इसके अलावा फोर्डो साइट पहाड़ियों में है, जिसकी आड़ लेकर या फिर बहुत नीचे उड़कर भी हो सकता है कि बॉम्बर ने हमला किया हो। ये बॉम्बर आसपास के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को भी ब्लॉक करने में माहिर होता है, इसलिए इसका हमला ईरान पर सफल रहा। इस हमले के बाद जैसे कि आशंका जताई जा रही थी कि यमन के हुथी रेबल्स ने भी अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। हुथी रेबल्स का कहना है कि वो लाल सागर में सभी अमेरिकी जहाज़ों और वॉरशिप्स पर हमला करेंगे और वे भी अब इस जंग का ऑफिशियली हिस्सा हैं। यमन ثم اتجه لعدوان شامل ضد الجمهورية الإسلامية في إيران। बाकी देशों को भी सलाह दी है कि अपने जहाज़ों को लाल सागर वाले इलाके में ना ही भेजें तो अच्छा है। इसके साथ ही ईरान ने भी इजराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी है और कई सारी मिसाइलों ने इजरायली शहरों में तबाही मचाई है। अब क्योंकि अमेरिका भी इसमें कूद पड़ा है, ऐसे में ईरान को भी अपने सारे पत्ते खोलने होंगे। अभी तक बहुत ही स्मार्टली ईरान ने इजराइल को अपनी प्रॉक्सी आर्मीज़ के जरिए फंसा रखा था, लेकिन अब उसे जंग में उतरना ही होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि ईरान आखिर कर क्या सकता है। तो आइए जानते हैं कि क्या हो सकता है ईरान का अगला वार। दोस्तों, ईरान काफ़ी वक्त से इस जंग की तैयारी में जुटा हुआ था। ईरान ने अपने यहाँ और पूरे इलाके में मल्टी टियर्ड मिलिट्री ताकत डेवलप की थी। अब हमें मिडल ईस्ट में तैनात अमेरिकी फौजों पर बमों की बरसात देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ईरान पहले भी कह चुका है कि हमें तेल अगर नहीं बेचने दोगे तो हम किसी को नहीं बेचने देंगे। मतलब कि वो हॉर्मुज़ की खाड़ी, जो कि दुनिया के तेल का सबसे अहम रास्ता है, जहाँ से रोज़ाना 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है, उसे बंद कर सकता है, क्योंकि ईरान इस खाड़ी के एक किनारे पर काबिज है और अगर हॉर्मुज़ बंद होता है तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। पूरी दुनिया में तेल का संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब, ईरान, UAE और इराक जैसे देशों का तेल बाहर जा ही नहीं पाएगा। दरअसल हॉर्मुज़ की खाड़ी सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ी है, जिसमें जहाज़ों को निशाना बनाना आसान होता है। ईरान के पास फास्ट अटैक बोट्स का बेड़ा और हज़ारों नौसैनिक माइंस भी हैं, जो कम से कम कुछ समय के लिए खाड़ी की नाकाबंदी तो कर ही सकती हैं।
वो अपने लंबे पर्शियन गल्फ से भी मिसाइल दाग सकता है, जैसा कि उसके सहयोगी यमन के हूथी रेबल्स ने रेड सी में किया है। हालांकि अमेरिका की नेवी बहरीन में तैनात है और लंबे समय से इस रूट को सेफ रखने का वो दावा करती आई है, लेकिन ईरान की थोड़ी सी भी गोलाबारी से ये रास्ता ठप पड़ सकता है, जिससे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और जंग रोकने के लिए अमेरिका पर इंटरनेशनल प्रेशर बन सकता है। इसके अलावा अमेरिका के पास इस इलाके में कुवैत, बहरीन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में हजारों अमेरिकी सैनिक उनके बेसिस में तैनात हैं। इसके बारे में ईरान को पता है और ये सब ईरान की मिसाइलों की जद में है। भले ही इजरायल और अमेरिका अपने एयर डिफेंस सिस्टम का गुणगान करते रहे हों, लेकिन हाल के दिनों में हमने देखा है कि ईरान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में काफ़ी तरक्की कर ली है और उसके हमलों को रोकना फिलहाल इतना आसान नहीं है। इसके साथ ही ईरान उन देशों में तेल और गैस अड्डों को भी निशाना बना सकता है जो अमेरिका की मदद करने के लिए चलाए जा रहे हैं। जैसा साल 2019 में सऊदी अरब के 2 तेल ठिकानों पर ड्रोन हमले किए गए थे। हालांकि हमले किए थे हूतियों ने, लेकिन इल्ज़ाम लगा था ईरान पर। इस हमले ने कुछ समय के लिए सऊदी के तेल सप्लाई को आधा कर दिया था। इसके अलावा अब क्योंकि जंग ईरान के वजूद पर आ चुकी है, तो भले ही उसका एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस पहले से बहुत कमज़ोर हो चुका है, लेकिन अभी भी उनके पास बहुत कुछ खतरनाक करने का मादा है और हथियार तो हैं ही। ईरान के सबसे मजबूत साथी फिलहाल हूथी रेबल्स हैं, जो जंग में कूद चुके हैं। इनको हल्के में लेने की भूल मत कीजिए। हूथी यमन की 80% जनता पर कंट्रोल रखते हैं, मतलब लगभग 3 करोड़ लोग इनके अंडर हैं। इनकी कमाई $1.8 बिलियन सालाना की है, जो ये हासिल करते हैं टैक्स से, तेल से और गैस बेचकर। साथ ही इनको 500 मिलियन के आसपास सपोर्ट मिलता है ईरान का। सऊदी अरब पर साल 2015 से लेकर अब तक ये 4000 से ज़्यादा मिसाइलें दाग चुके हैं। इनके पास ईरान के डिज़ाइन की क्रूज़ मिसाइल हैं जिनकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है। क़ैम-1, ज़लज़ल 3 मिसाइलें मौजूद हैं जिसकी रेंज 800 किलोमीटर तक है। इनके पास साल 2015 में 30,000 के आसपास लड़ाके थे, लेकिन अब ये नंबर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब हूथी रेबल्स की संख्या हो गई है तकरीबन 3.5 लाख, मतलब इजरायली सेना से भी 2 गुने लड़ाके हूथी ग्रुप में शामिल हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इनको ईरान का डायरेक्ट सपोर्ट है, इसलिए ये रेबल्स बहुत ही मॉडर्न वेपन से लैस हैं, जैसे समद 3 ड्रोन जो 1600 किलोमीटर तक की रेंज रखता है और 18 किलो गोला बारूद ले जा सकता है। इसी तरह इनके पास बैलिस्टिक क्रूज और यहाँ तक कि अब तो हाइपरसोनिक मिसाइलें भी आ गई हैं जो लंबी दूरी तक मार करने में केपेबल है। इसके अलावा इनके पास समुद्र में भी लड़ाई करने के लिए दमदार असलहे मौजूद हैं, जैसे ईरान की डिज़ाइन वाले एंटीशिप मिसाइल जो 500 किलोमीटर तक टारगेट को तबाह कर सकते हैं। इसी तरह इनके पास समुद्री जहाज़ों को उड़ाने वाले ड्रोन भी मौजूद हैं जो दिखाते हैं कि हूथी कितने ताकतवर हैं। ये इजरायल तक मिसाइलें दाग चुके हैं। उनके एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को भी चकमा देकर टारगेट को हिट कर चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि इन हथियारों का इस्तेमाल ईरान की खुफिया एजेंसी के एक ग्रुप की निगरानी में होता है जो MV वेशद नाम के एक जहाज़ पर बैठकर अरब सागर में छुपकर जासूसी और जानकारी इकट्ठा करने का काम करता है। साल 2021 तक सऊदी अरब जैसे ताकतवर मुल्क ने भी इनसे हार मान ली थी। यही नहीं, ईरान को सपोर्ट करने वाले कुछ और गुट भी इराक में अभी एक्टिव हैं। इनके पास भी ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं। हम अभी इसमें हमास और हिजबुल्लाह की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। जैसे इराक में एक गुट एक्टिव है कताइब हिजबुल्लाह, जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स से सीधा जुड़ा हुआ है और अमेरिकी ठिकानों पर अक्सर ड्रोन या रॉकेट से अटैक करता है। हरकत अल नुजबा भी एक बड़ा गुट है जिसने सीरिया में असद को सपोर्ट किया था, अब इराक में ईरान के लिए काम करता है। असैब अल हक और बद्र ऑर्गेनाइजेशन जैसे गुट भी ईरानी फंडिंग और ट्रेनिंग पर चलते हैं। इन सभी के पास ईरान से मिले अबाबिल ड्रोन, फतेह 110 मिसाइल्स और कट्यूशा रॉकेट्स हैं जिनका इस्तेमाल वो अमेरिकी बेस या फिर इजरायली ठिकानों पर करते रहे हैं। इराक की सरकार इन गुटों पर सीधी कार्रवाई नहीं कर पाती है क्योंकि ये पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज यानी कि PMF का हिस्सा हैं जो सरकारी सेना के पैरेलल काम करते हैं। ईरान इन गुटों के जरिए इराक में अपना दबदबा बनाए रखता है और अमेरिका इजरायल को चुनौती देता है। हाल में इन गुटों ने सऊदी अरब और UAE पर भी हमले किए हैं जो ईरान के लिए प्रॉक्सी वॉर का एक तरह से ये भी हिस्सा है। इसके अलावा ईरान दूर दराज के इलाकों में मिलिटेंट हमलों के जरिए भी जवाब दे सकता है अमेरिका को, जैसा कि 1990 के दशक में अर्जेंटीना में एक यहूदी कम्युनिटी सेंटर पर हमले के लिए उसे दोषी ठहराया गया था जिसमें ईरान और हिजबुल्लाह को शामिल बताया गया था। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि अब ईरान बहुत तेजी से परमाणु हथियारों को हासिल करने की कोशिश करेगा। हालांकि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी हमलों का असर क्या हुआ है इसकी जानकारी आने में कुछ दिन या फिर हफ्ते महीने लग सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स लंबे समय से कहते आए हैं कि अमेरिका और इजरायल अगर मिलकर हमला करते हैं तो भी ईरान के हथियार बनाने के प्रोग्राम में देरी भले करा सकते हैं, लेकिन शायद अब रोक नहीं सकते हैं क्योंकि ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को देश के कई इलाकों में फैला दिया है, बहुत सीक्रेट बना दिया है। आप लोगों को याद होगा कि इलेक्शन जीतने से पहले ट्रंप अमेरिका में सभी जंगों को रुकवाने की बात करने आए थे, लेकिन अब इस तरह अमेरिका का ईरान के साथ सीधी लड़ाई में उतरना उसके सपोर्टर्स को रास नहीं आ रहा है और अमेरिका में ट्रंप की आलोचना हो रही है। ऊपर से कमअक्ल ट्रंप
अपने को शांति का दूत बता रहा है और नोबेल प्राइज़ की मांग कर रहा है। अमेरिका ईरान के साथ जंग में कूदेगा, इसकी आशंका तो पहले से जताई जा रही थी। पिछले हफ्ते ही ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका के जंग में घुसने पर उसे मुंह तोड़ जवाब देने की कसम खाई थी। अयतुल्लाह अली खामेनेई ने कहा था, अमेरिकियों को ये जान लेना चाहिए कि अमेरिकी सेना की किसी भी तरह की दखलंदाजी से कभी ना भरपाई होने वाला नुकसान होगा। इसका मतलब ये कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फ़ौज ठिकाने अब ईरान के टारगेट पर होंगे। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि ईरान कई तरीकों से जवाबी हमला कर सकता है। इस अमेरिकी हमले से एक बात तो साफ हो गई है कि अमेरिका और इजराइल में ईरान का खौफ तो है कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो इन दोनों की शामत आ जाएगी। अमेरिका और उसके प्यादे की दादागिरी मिडिल ईस्ट में ख़त्म हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि क्या ईरान के बम बना लेने से मिडिल ईस्ट में शांति आ जाएगी? कमेंट में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना है। जल्द मिलते हैं ऐसे ही किसी और टॉपिक के साथ। नमस्कार।